स्टेटमेंट क्या होता है वो समझाया था मैंने, और स्टेटमेंट के साथ मैंने समझाया था आर्ग्यूमेंट भी। मैंने आर्ग्यूमेंट भी आपको डिस्कस किया था, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, कि तर्क क्या होता है। तर्क में मैंने देखे दो तरीके के, एक था स्ट्रॉन्ग और एक था वीक, एक था बहुत मजबूत और एक था बहुत कमजोर। ठीक है, इन चीजों पर अभी हमने बात की। अब है अजम्पशन। अब तुम पहले तो एक दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूं, जैसे एक ही पॉइंट को दो बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले स्टेटमेंट सुनना, और स्टेटमेंट में दोनों चीजों को ध्यान देना कि भाई स्टेटमेंट तो हमेशा सत्य है, स्टेटमेंट तो हमेशा क्या है, सत्य है। जब आर्ग्यूमेंट की बात होगी, जब आर्ग्यूमेंट की बात होगी तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले पहले कथन को देखकर, है ना, उसके आधार पर, पहले कथन को देखकर उसके आधार पर, उसके आधार पर तर्क किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कथन को देखकर उसके आधार पर तर्क किया जाता है, किसमें, जब हम स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सही है, तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के आधार पर जब हम बात कर रहे थे तो पहले हम कथन को देख रहे थे, तब हम तर्क को बात कर रहे थे। लेकिन पूर्व धारणा में ऐसा नहीं है। जब यहां पर बात होगी किसकी, स्टेटमेंट अजम्पशन की, सत्य तो यहां पर भी है, स्टेटमेंट जो बात दी गई है वो सत्य मानी जाएगी। लेकिन जब आप पूर्व धारणा पर आ जाओगे, जब आप अजम्पशन पर आ जाओगे, तो अजम्पशन में क्या होता है कि यहां पर पहले पूर्व धारणा देखी जाती है। पहले पूर्व धारणा देखकर, पहले पूर्व धारणा देखकर कथन पर उत्तर देते हैं। मतलब क्या है, इसका अर्थ समझो। जैसे अगर मैं आपसे पूर्व धारणा बोलूं, मैं अजम्पशन बोलूं, मतलब अजम्पशन में अगर बोलूं तो अजम्पशन को हिंदी अनुवाद करो। अजम्पशन को आप लिख सकते हो टू अज्यूम समथिंग, इंग्लिश में अगर बोलूं तो टू अज्यूम, है ना। अज्यूम का मतलब क्या होता है वैसे, किसी चीज को मान लेना, है ना, मतलब किसी चीज को मान लेना, अर्थात किसी चीज को मान लेना कि जैसे मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए आप बहुत ही होशियार बच्चे हैं, तो ये मैंने माना ही तो है, मैंने अज्यूम ही तो किया है। अब आपकी होशियारी का पता कैसे चलेगा, जब आपके रिजल्ट आएंगे, जितने सिलेक्शन होंगे। जैसे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल हमने 10,000 स्टूडेंट पढ़ाए थे, उनमें से लगभग 1200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 1200 सिलेक्शन तो हुए, तो अब हम ये नहीं कह सकते बाकी बेवकूफ थे, वो भी होशियार थे, लेकिन कट ऑफ मार्क्स नहीं क्लियर कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 204 205 मार्क्स ला करके रह गए, 214 कट ऑफ गई। अब ऐसा नहीं है 205 वाला बेवकूफ है ना, वो भी बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं उसको बेवकूफ नहीं कहूंगा, वो होशियार ही है, वो बहुत अकलमंद है। अगर कोई बच्चा 300 में 205 भी ला रहा है तो बहुत मेहनत की होगी उसने, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, कुछ अंकों से रह गया, कुछ भी कारण रहे हो, नर्वस हो गया हो, पेपर में नहीं दे पाया हो सही से, लेट हो गया हो, कोई बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो हम ऐसी चीजें मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं चीजों को। ठीक है राजा, मुझे आइडिया नहीं है अभी, जब पता चलेगा तो बताऊंगा। ये मैंने एक मतलब आधार बताया, मैंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई, मैंने एक अंदाजा बताया, हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो, है ना। बस मैं तो अंदाजा बताया कि मेरे पास अभी तक अंदाजा में बोला मैं मतलब एक अंदाजा बोला हूं। ठीक है, अब यहीं पर अजम्पशन का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा। अब 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए अपने कमेंट बंद रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। अब इसको अगर मैं संधि विच्छेद कर दूं, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उन्हें तो पता होगा संधि विच्छेद कैसे करते हैं। इसको अगर मैं कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दो शब्दों में से तोड़ दूं कि पूर्व प्लस धारणा में तोड़ दूं, मैं इसे दो शब्दों में तोड़ दूं, एक पूर्व प्लस धारणा। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले अर्थात पास्ट में। और धारणा का मतलब क्या होता है, धारणा का मतलब क्या होता है, विचार, है ना, मतलब एक आइडिया, फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया। तो होता क्या है कि हम कोई भी कथन जारी करने से पहले, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो कोई भी कथन देने से पहले, कोई भी कथन, कोई भी कथन देने से पहले, देने से पहले अगर हम उसके बारे में पहले से एक विचार बना ले। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार इस क्लास के सभी बच्चे होशियार नहीं हैं, मैंने विचार बना लिया, पहले ही मैंने इस तरीके से विचार बना लिया कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये तो बिल्कुल नालायक है, तो वो मेरी अजम्पशंस हैं। अब वो मेरी अजम्पशंस को गलत भी साबित कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरी अजम्पशंस ही हमेशा सही हो, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। तो अजम्पशन में क्या होता है कि विचार पहले बनाया जाता है, फिर कथन दिया जाता है ना। अजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो अजम्पशन भी कुछ चीजें फॉलो करता है। अजम्पशन में भी कुछ चीजें होती हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि अजम्पशन जो है वो हमेशा सही है ना। अजम्पशन में भी कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं कि अजम्पशन जो है वो हमेशा सही है, अजम्पशन को हमेशा सही माना जाता है, अजम्पशन हमेशा सही माना जाता है। कब, देखना ध्यान से। जैसे अगर आपको कोई सजेशन दे, सजेशन मतलब आपको कोई सलाह दे, तो सलाह हमेशा मानी जाती है सही। ठीक है, अगर आपको कोई वार्निंग या नोटिस दे, तो चेतावनी दे या आपको कोई नोटिस दे, तो हमेशा सही मानी जाती है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है, तो एडवर्टाइजमेंट अगर तो निगेटिव नहीं है, अगर तो पॉजिटिव है, तो उसे लोग उस पर ध्यान देते हैं, ये अज्यूम होता है।
लोग ध्यान देंगे, लोग ध्यान देंगे। आपने देखा होगा आपके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट में कभी आपने ये ध्यान दिया है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जाता है? पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट या थम्स अप का एडवर्टाइजमेंट जो है क्रिकेटर से क्यों करवाते हैं? ताकि लोग उस पर ध्यान दें। तो एडवर्टाइजमेंट दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि लोग उस पर ध्यान दें, और लोग अक्सर एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देते हैं। मूवी देखिए हेरा फेरी, उसमें वो चिटफंड वाली एक लड़की होती है ना, वो 21 दिन में पैसा दोगुना। तो 21 दिन में कोई पैसा दोगुना नहीं कर सकता, ये आश्वासन जो है वो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन हो भी सकता था वो कर देती पैसा दोगुना। तो ये सारी चीजें जो है वो बनती हैं, तो अजम्पशंस होती हैं जिन्हें हमेशा सही माना जाता है, कुछ वार्निंग्स होती हैं, कुछ नोटिस होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप मान सकते हो इसमें सजेशन, वार्निंग, नोटिस, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई अगर अपना शेयर कर रहा है तो वो भी सही माना जाता है। कोई अपने पूर्व अनुभव से कह रहा है कि मैंने रीजनिंग पुलकित सर से पढ़ी थी, तुम भी रीजनिंग पुलकित सर से पढ़ लो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो एक अनुभव शेयर करना है ना, तो अनुभव भी सही माना जाता है। तो मतलब अजम्पशन में ये पॉइंट्स हमेशा सही होते हैं। और अजम्पशन में भी कौन से पॉइंट सही नहीं होते? जो वो सुबह लिखाए थे, ओनली वाला, ऑल वाला, ठीक है, कंपैरिजन वाला, ये सब गलत होते हैं, ठीक है। तुम इसमें क्वेश्चंस करो, अपने आप चीजें ज्यादा समझ आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये सभी क्वेश्चंस बेस्ड चैप्टर है, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे मैंने कहा, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि डू नॉट कॉपी आर सॉफ्टवेयर विदाउट आर परमिशन और नोटिस। हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि ना करें, एक सूचना। यहाँ सॉफ्टवेयर हटा दो, यहाँ मेरे कंटेंट पे आ जाओ। अगर मैं ऐसी अनाउंसमेंट करता हूँ कि डू नॉट कॉपी माई कंटेंट विदाउट माई परमिशन, मतलब मेरी अनुमति के बिना मेरा जो भी कंटेंट है उसको कोई भी कॉपी ना करे। मतलब इसका अर्थ क्या है कि दूसरे टीचर भी उसको कॉपी करके पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। सब टीचर्स एक दूसरे का पढ़ाते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी अनुमति के बिना, और किस कंटेंट किसी का होता नहीं, मैक्सिमम टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। मैं तो खास करके मैं जो है 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूँ, 10% ऐसे होते हैं जो मैं नए क्वेश्चन बनाता हूँ, और 90% ऐसे होते हैं जो टफ क्वेश्चन हो। मतलब हर एग्जाम में जो इजी होता है वो मैं छोड़ देता हूँ, जो टफ होता है वो मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि हमारी अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि ना करें, मतलब सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाना संभव है। तो ये संभव होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर की कोई कॉपी कर सकता है, तभी तो उन्होंने ऐसी चेतावनी दी होगी। तो पूर्व धारणा पर आओ। मेरी पूर्व धारणा क्या है? मेरी कोई सॉफ्टवेयर की कॉपी कर सकता है, तभी तो मैं ये चेतावनी देने जाऊंगा, ओए कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर की कॉपी मत करना, वरना भाई साहब मारूंगा सबको, है ना। तो भाई ये बात तभी तो आई क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की कॉपी होना संभव है, और होती भी है। कह रहा है इस तरह की चेतावनी का कुछ असर होगा, बिल्कुल हो सकता है कि 10 लोग करने वाले थे उनमें से 2 ना करें, लीगल एक्शन के डर से। क्या ये तो लीगल एक्शन ले लेगा, तो जेल भिजवा देगा। तो यहाँ पर दोनों ही पूर्व धारणाएं जो है इसके अंदर अंतर्निहित है। पूर्व धारणा का मतलब होता है छिपी हुई बात। समझो दोबारा से, छिपी हुई बात, जो बात इसके अंदर छिपी हुई है, ये कथन कहने से पहले कौन सी धारणाएं मन में आई होंगी। एक बात सोचो विकास, तुम किसी कंपनी के मालिक हो, तुम अपने आप को सोच के चलो, तुम किसी कंपनी के मालिक हो, और तुम ये बात कह रहे हो कि कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर की कॉपी मत करना। इसका मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी हो सकता होगा ना, तभी तो तुम ये कहने जाओगे। क्यों विकास भाई? या बिना मतलब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर कॉपी कर ही नहीं सकता, तो तुम ऐसा क्यों कहने जाओगे कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरा सॉफ्टवेयर कॉपी मत करना? क्यों विकास, जाओगे क्या? नहीं ना। तो और तुम ये चेतावनी क्यों दोगे? ताकि लोगों पे कुछ असर हो इसका। अपने ऊपर लेके जाओ ना ये सारी चीजें, लॉजिकल वे में खुद से सोचोगे तभी तो सही होगा। ये क्वेश्चंस कोई टीचर्स के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं होते हैं, एग्जाम में खड़े होकर के वहां कोई बताने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब यहां दिमाग से सोचना अगेन। अच्छा, आपको लगा था सी होगा, बट लगने से होगा नहीं ना, बनाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, यहां पर बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू बूस्ट टूरिज्म इन स्टेट एक्स। सरकार राज्य एक्स में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। अब ये राज्य एक्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये राज्य एक्स उत्तराखंड था, या फॉर एग्जाम्पल ये राज्य एक्स दिल्ली था, ठीक है। क्या ना, राज्य एक्स में राजनीतिक शांति के बाद गिरा। ऐसी पूर्वधारणा क्यों अपने मन में ला रहे हो कि वहां पर कुछ राजनीतिक अशांति हुई होगी, उसके बाद वहां पर्यटन गिरा? अब ऐसी धारणा क्यों सोच रहे हो? एक बात सोचो ना, आप सरकार हो अपने राज्य की, आप बढ़ावा तब भी तो दे सकते हो ना। हो सकता है वहां बाढ़ आ गई हो सकता है वहां पर जो है बहुत समस्याएं हुई हो, है ना। उसके बाद मान लो उत्तराखंड में त्रासदी आई, उसके बाद बहुत ज्यादा पर्यटन गिर गया, ठीक है। कौन कौन है इस क्लास में उत्तराखंड वाला? कोई है उत्तराखंड वाला? तो जो उत्तराखंड वाले हैं वो बताएंगे इस बात को कि वहां जब त्रासदी आई तो कितना पर्यटन गिरा, लोग जाना बंद कर दिए। लेकिन सरकार ने फिर बूस्ट किया, है ना। सरकार ने कहा आइए, है ना, पधारिए उत्तराखंड में। कह रहा है कि लेकिन अब अगर मान लीजिए दिल्ली में लोग आना बंद कर दिए, या मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में जाना बंद किए, तो जम्मू और कश्मीर में जाना बंद किए पॉलिटिकल रीजन से। तो यार राज्य एक्स की बात की गई है, रोशन अपने आप समझोगे तो ही तो समझ आएगा। यहाँ राज्य एक्स की बात की गई है, वो राज्य एक्स जो है वो कोई भी राज्य हो सकता है ना।
राज्य एक्स जो है वो कोई भी राज्य हो सकता है, तो उस राज्य में जो टूरिस्ट हैं उन्होंने जाना क्यों बंद किया, उसका कोई रीजन नहीं बताया गया, है ना, उसका रीजन नहीं बताया गया, तो यानी कि ये तो गलत है। अब वो कह रहा है हवाई किराए में विशेष छूट की घोषणा की गई, कहाँ की गई बताओ, कथन में ऐसा कहाँ दिखा रहा है कि उन्होंने हवाई किराए में विशेष छूट की घोषणा की है। वो अपना टूरिज्म बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि वो हवाई किराए में विशेष छूट दे रहे हैं, है ना, क्यों भाई, तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा कि हम इनको सही माने, जब नहीं लग रहा तो दोनों गलत है, दैट इज नाइदर वन नॉट टू इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आप बताना कौन सा सही है, इसका ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज कम एट अ टेरेबल प्राइस ऑफ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एंड व्हीकलर पॉल्यूशन। भारत की आर्थिक वृद्धि दर औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण की भयानक कीमत पर आई है। मतलब हमने डेवलपमेंट तो किया बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, और जब हम डेवलपिंग है, डेवलपमेंट हमें करना है, हमें अपने डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो भैया गाड़ियां चाहिए, ट्रक चाहिए, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो पॉल्यूशन होगा, ट्रक चलेंगे तो पॉल्यूशन होगा, गाड़ियां चलेंगी तो पॉल्यूशन होगा। तो औद्योगिक तो जो प्रदूषण है वो औद्योगिक समाज का एक हिस्सा अपने आप बन जाता है, क्योंकि अगर हमें औद्योगिक विकास चाहिए तो प्रदूषण के साथ चलना पड़ेगा कुछ लिमिटेड क्वांटिटी तक, तो पहला बिल्कुल ठीक है। भारतीय आर्थिक विकास केवल औद्योगिक विकास पर आधारित है, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल औद्योगिक विकास पर आधारित है, मैंने बोला था ओनली वाली चीजें अपने आप गलत हो जाएंगी। तो केवल औद्योगिक विकास पर आधारित नहीं है, हमारी कृषि आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। कह रहा है एक देश प्रबंधीय दुष्प्रभावों के साथ आर्थिक विकास की इच्छा रखता है, बिल्कुल सही बात है, एक देश चाहता है कि कुछ पॉल्यूशन हो लेकिन हमारा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल होता रहे। भारत का टारगेट बताओ कि हम कब कार्बन फ्री कंट्री का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जीरो कार्बन एमिशन का, तो बता सकता है, मैं देखना चाहूंगा आप में से कोई स्टूडेंट है जिसकी जीके जीएस करंट अफेयर्स मजबूत है, सबसे पहले कौन बताएगा बताओ, मैं देख रहा हूँ। जीरो कार्बन एमिशन टारगेट फॉर इंडिया, ऑफ इंडिया, भारत का जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट। श्रद्धा, दिव्या, दिवांश, साक्षी, राजा, आमिर, अमन, जल्दी बताओ कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, रानी कुमारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सौम्या का बिल्कुल सही आंसर है, सबसे पहले रानी ने दिया। श्रद्धा तो 10 साल पीछे हो गई, अनुराग 35 साल पीछे आ गए तुम, विशाल बिल्कुल ठीक है, राजा 30 साल पीछे आ गए तुम, 2040 नहीं 2070 है, खुशी 10 साल पीछे रह गई, श्वेता, चिंकी तुमने तो 40 साल पीछे ले आई, कृष्णा 11 साल कम रह गए, 2017 है, 2070 हमारा टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन का। भारत का टारगेट है कि हम 2070 तक कार्बन एमिशन बिल्कुल 0% पर ले आएंगे, तब तक हम तो खैर निपट चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 है, ध्यान से दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से दीजिएगा लेकिन। ध्यान से कह रहा है यूज रिया कोल्ड क्रीम फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट। फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करें विज्ञापन। आपको याद होगा विराट कोहली स्टार्टिंग में सबसे पहले किसका विज्ञापन करते थे, फेयर एंड हैंडसम का, ठीक है। क्यों करते थे, ताकि लोग ध्यान दे, विराट कोहली दिखाते थे कि भाई देखिए फेयर एंड हैंडसम की क्रीम लगा के मैं, मेरा रंग जो है वो कितना साफ हो गया, मैं मतलब कितना स्मार्ट हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, हर कोई चाहता है कि यार हम ना बहुत सुंदर दिखे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका पर्सनालिटी है वो आपके कलर से नहीं आती, पर्सनालिटी आपकी आपकी जो बातें हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उनसे आपकी पर्सनालिटी आती है। आपके परिवार में, आपके दोस्तों में आपको लोग पहचानते होंगे आपके लुक्स के लिए नहीं, कि वो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, वो पहचानते होंगे वो कितनी संस्कारी है। आपके लुक्स आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, बट दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है। सो लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए क्रीम का इस्तेमाल पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप कितने स्मार्ट बन के चले जाओ, सामने वाला कह देगा ठीक है, इतना भी खास नहीं लग रही तेरी साड़ी, इतना भी खास सूट नहीं पहन के आया, देख उसका तुझसे अच्छा है। तो अपने अंदर जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि दैट आई एम द बेस्ट, बस बात ही खत्म, ठीक है। अमन, लड़कियां ही नहीं लड़के भी यूज करते हैं, लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए किसी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है ना, वो उनकी इच्छा होती है कि यार हम ऐसा करें, हम ये चीज को ट्राई करें। लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, और तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया कोई सकता है यार, कभी नहीं। लोग विज्ञापन पर ध्यान देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अक्सर विज्ञापन पर ध्यान देते हैं और विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। चाहे वो दाने दाने में केसर का स्वाद हो, ठीक है, चाहे वो लक्स का साबुन हो, ठीक है। तो ये होता है अक्सर, और ये सारी चीजें हैं, लोग विज्ञापन पर ध्यान देते हैं, है ना। पुष्पा कह रही है सर आप लड़कियों को क्यों बोलते हैं, मैंने कहा बोला लड़कियों को, इस क्वेश्चन में तो मैंने लड़कों की बात की, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया, मैंने फेयर एंड हैंडसम का एग्जांपल दिया, मैंने फेयर एंड लवली का एग्जांपल नहीं दिया कुछ भी, ठीक है।
सही है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा फॉलो करेगा, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेगा। देखो पुष्पा होता क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो विराट कोहली का फेयर एंड हैंडसम का एग्जांपल दिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। की अनुपस्थिति में तर्क शक्ति का अध्ययन करने के लिए आम व्यक्ति का मार्गदर्शन करना है। मतलब एक ऐसी पुस्तक बनाई जाए, मतलब मैं बोलूं कि मैं एक ऐसी बुक बनाऊंगा जिस बुक को अगर बच्चा पढ़ ले तो उसे किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं बना भी सकता हूँ बट बना नहीं पा रहा। ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, मान लो पूर्वधारणा की रीजनिंग की किताब की मदद से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है रीजनिंग को किताब की मदद से। पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, आज ऑनलाइन क्लासेस आप इतने आराम से पढ़ पा रहे हो। पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता था, है ना। छोटे शहरों में टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो किताबों से ही सीखा जाता था। किताब आती थी पहले, रीजनिंग के 2 ग्रंथ आते थे इतने मोटे मोटे से, नाम नहीं ले सकता दूसरे प्लेटफॉर्म का। ठीक है, उन किताबों से ही लोग पढ़ते थे बस। हमने भी उन्हीं से पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा वो उन्हीं से पढ़ा, किताबों में से ही पढ़ा। हमारे टाइम में कोई ऑनलाइन तो था नहीं भाई, सिंपल सी बात है। तो रीजनिंग को जो है किताबों की मदद से सीखा जा सकता है। रीजनिंग का शिक्षक हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, इसीलिए तो मैंने ये किताब बनाई है। वहां पर बोल रहा है ना, तर्क शक्ति का अध्ययन करने के लिए आम व्यक्ति का दर्शन करना है ना, शिक्षक की अनुपस्थिति में। मतलब रीजनिंग का शिक्षक हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एक रीजनिंग का टीचर हो। मैंने अभी बोला भी था कि 98% पिन कोड, पोस्टल कोड पे जो है वो भारत में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पहुंच पाई है। तो अभी भी 2% ऐसे पोस्टल कोड्स हैं जहां पर ऑनलाइन क्लास नहीं पहुंच पाई। तो मतलब जरूरी नहीं है वहां रीजनिंग का टीचर हो, बट वो पहुंच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। अभी भी भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां टीचर तो है ही नहीं ऑफलाइन, और वहां ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल सकती क्योंकि वहां इंटरनेट की सेवाओं की कमी है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ श्रद्धा, इस आईजी पर बता सकता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। भाई इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता होगा, तभी तो डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा कि इस ऑपरेशन के बाद रोगी की स्थिति में सुधार होगा। अगर ऑपरेशन किया ही नहीं जा सकता होता तो सुधार कैसे होता? सूर्य भाऊ ध्यान से कह रहा है, इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता तो ऑपरेशन के बाद सुधार कैसे होगा? अगर ऑपरेशन कर ही नहीं सकते तो सुधार कहां से लाओगे? प्रिया जायसवाल, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, बताओ क्या लिखा है इसमें। प्रिया, इसमें लिखा है रोगी की इस ऑपरेशन के बाद रोगी की स्थिति में सुधार होगा। मतलब एक बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति की स्थिति में सुधार तभी आ पाएगा जब उसका ऑपरेशन हो पाएगा। तो ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते तो फिर सुधार कैसे होगा, बताओ। एहसान बताइए क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, इजी है, बस ध्यान से पढ़ो बेटा। दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ये ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कोई भी धारणा अपने मन में मत बनाओ, जो क्वेश्चन में दिया गया उसे पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया उसे पढ़ो। यहाँ पर क्या बात कही गई है उसको समझो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? बस इतना समझो। सर दोनों भी तो हो सकता है। अरे दोनों तो, अरे यार मैंने दोनों टिक कर दिया क्या? दोनों नहीं होगा, इसका पहला होगा। दोनों कैसे हो सकता है? अगर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता तो सुधार कैसे होगा? उस स्थिति में अगर ऑपरेशन करना संभव नहीं है तो सुधार होगा कैसे, बताओ। सुधार तो तभी होगा जब ऑपरेशन करना संभव होगा। बंद कर लिया करो। कह रहा है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन सभी राज्यों द्वारा उठाया गया। मान लो आरक्षण के विरोध में, मान लो आरक्षण के विरोध में भारत के सभी राज्यों ने आंदोलन उठाया, यूपी, एमपी, बिहार। ठीक है, मतलब ऑल राज्य, ऑल स्टेट्स। ठीक है, सबने उठाया। कह रहा है यदि एक राज्य एक आंदोलन शुरू करता है तो यह दूसरे राज्यों के लिए इसका पालन करने की प्रथागत है। नहीं ना, एक बात समझो। ये कह रहा है कि मैंने, मतलब यूपी ने, मेरी आईडी यही है पुलकित सिन्हा के नाम से है बेटा, PULKITSINHA। अगर मान लो कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ तो क्या जरूरी है कि बिहार उस आंदोलन को फॉलो करेगा? कंपलसरी है बिहार के लिए, है ना। बिहार उस आंदोलन को फॉलो करेगा, कंपलसरी है क्या? नहीं ना। या एमपी फॉलो करेगा, कंपलसरी है? नहीं। उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो आंदोलन में जम्मू कश्मीर भी हिस्सा ले। वो आंदोलन में जो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब साउथ की स्टेट्स भी हिस्सा ले। नहीं ना, जरूरी नहीं है। तो आंदोलन का प्रथागत फॉलो करना, प्रथागत का मतलब क्या होता है? एक प्रथा चली आ रही है ना। प्रथा एक
एक कस्टम बन जाता है, प्रथागत नहीं है कि फॉलो करेगा ही करेगा। इच्छा है उसकी, वो फॉलो कर सकता है। जैसे अब किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा ने शुरू किया, पंजाब ने फॉलो किया, यूपी ने फॉलो किया, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक ने थोड़ी ना फॉलो किया। तो एक राज्य ने शुरू किया तो जरूरी नहीं है दूसरे राज्य उसका फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, पूरे देश में युवाओं और कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये बात क्लियर नहीं हो रही कि इस आरक्षण के पक्ष में कौन नहीं है। हो सकता है इस आरक्षण के पक्ष में वो ना हो जो बेरोजगार हो, है ना, या हो सकता कर्मचारी जो है वो आरक्षण के पक्ष में क्यों नहीं होंगे, तो कर्मचारी है ना। तो ये बात क्लियर नहीं की गई कौन नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आरक्षण के पक्ष में युवा नहीं है, हो सकता है बुजुर्ग लोग ना हो, वो अपने बच्चों का भला चाहते हो। तो ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि कौन उसके पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है मतलब ये भी गलत होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बात सभी को समझ में, या सुनो, है ना, मतलब ये चीज क्लियरिटी थोड़ी ना मिल रही है। ऐसे डीप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो उसको, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। गलती कर रहे हो, क्या गेट योर चाइल्ड एग्जामिन बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक्स वाई। अपने बच्चे की जांच विशेषज्ञ चिकित्सक से करवाए, एक्स वाई को बताता है। अब यार इसमें कोई गलत सलाह तो दे नहीं रहा, वो सलाह दे रहा है, और गलत सलाह थोड़ी दे रहा है, वो ये कह रहा है अपने बच्चे की जांच विशेषज्ञ चिकित्सक से कराएं। तो एक्स वाई एक्स की नहीं सुनेगा, वाई एक्स की सुनेगा, सलाह सुनेगा यार। गलत सलाह थोड़ी दे रहा, अच्छी सलाह दे रहा है ना, सुलह मानी जाएगी, है ना। पुष्पा जी एक बात बताओ, आपका मित्र कोई आता है, वो आपसे कहता है कि आप अपने नैन्सी और कौन कौन है से कराओगे, विशेषज्ञ से कराओगे बच्चे। इस क्वेश्चन में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, समझो। पता है तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, मैं भविष्य की बात, पहले समझना फिर आंसर देना। ध्यान से इधर समझो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चार्ट को। यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चार्ट को। BMW, हुंडई, टाटा, मारुति, चार कारों के कंपैरिजन दिखा रहा हूं मैं। यहां है उनकी सेल्स और यहां है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनावट। ठीक है, BMW की सेल्स, हुंडई की सेल्स, टाटा की सेल्स और मारुति की सेल्स। अब इन्होंने कार बनाई, पहले तो बनाई होंगी तभी बेची होंगी, बिना बनाए तो बेच नहीं सकता कोई भी। मैं कार थोड़ी बेच सकता हूं जब मैं कार बना ही नहीं रहा, है ना। तो BMW ने बनाई 100 कार, हुंडई ने बनाई 150 कार, टाटा ने बनाई 200 कार, मारुति ने बनाई 300 कार। BMW की बिकी 70 कार, या 70 नहीं मान लो, BMW की बिकी 100 कार, 100 नहीं मान लो, चलो 90 बिकी। ठीक है, हुंडई की बिकी 80, टाटा की बिकी 70, मारुति की बिकी 50। बस अब ये क्वेश्चन का आंसर बदल दो जल्दी से अपने हिसाब से। अब इसके आंसर अपने हिसाब से बदल दो सभी लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख करके आंसर बदलो। बेटा जब तक मुझे बाकियों की बिक्री नहीं पता होगी तब तक मैं ये कैसे कह दूंगा कि BMW सबसे ज्यादा बिक्री है। जब मुझे हिंडाई, टाटा, मारुति इन सबकी बिक्री पता होगी तभी तो मैं ये बात कहूंगा कि भारत में जो है BMW सबसे ज्यादा बिक्री है। क्यों भाई राजा, राधे कृष्ण, है ना, तभी तो कहूंगा तुषार। दूसरी चीज कह रहा है भारत में अन्य कारों का विनिर्माण BMW जितना बड़ा नहीं है। यार मैन्युफैक्चरिंग का बिक्री से कोई लेना देना नहीं होता, डिमांड और सप्लाई का तो होता है, मैं मानता हूं। लेकिन जब वो बात कर रहा है बिक्री सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे ज्यादा कर रहा होगा। हो सकता है बना तो कार सबसे ज्यादा मारुति रहा 300 पर, बेच 85 पा रहा है, लेकिन BMW 100 में से 90 बेच रहा है, सबसे कम बना रहा है, सबसे ज्यादा बेच रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मारुति या BMW या कोई भी कार जो सबसे ज्यादा बनाएगा वही सबसे ज्यादा बेचेगा। ठीक है, BMW बिक ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्वेश्चन में दिया है ना, तो जो दिया है वही तुम्हारे लिए सत्य है। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट तुम्हारे लिए सत्य है। स्टेटमेंट में अगर ये दिया है कि देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तो वो है, बात खत्म। नहीं है मोदी जी, ठीक है। दिया है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो है, बात खत्म। ठीक, तो स्टेटमेंट से अलग चलोगे तो गलत आंसर टिक कर दोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि BMW सबसे ज्यादा कार बेचती है तो मतलब बेचती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा केवल पहला सही है, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। एक और देखो, ये भी तुम गारंटेड गलत दोगे। में वृद्धि के साथ भी हम अभी भी चीनी का आयात जारी रखते हैं। चीनी मतलब शुगर, है ना, चाय वाली शुगर। यहाँ चीनी का मतलब चाइना से नहीं है। मान लो पहले हमारे पास 100 फैक्ट्री थी, 100 फैक्ट्री थी, है ना, हम चीनी बनाते थे 10 किलो या 100 किलो चीनी बनाते थे। ठीक है, और 1000 लोग इसको खाते थे। कितने लोग खाते थे, 1000 लोग। अब हमारे पास 150 फैक्ट्री है। ठीक है, हम 150 किलो चीनी बना रहे हैं। ठीक है,
हम 150 किलो चीनी बनाते हैं और 1000 लोग कितनी चीनी खाते थे, यहाँ पर खपत लिख दे रहा हूँ। मान लो इनको 1000 किलो चीनी चाहिए थी। कितनी चीनी चाहिए थी? 1000 किलो चीनी चाहिए थी। समझो 100 फैक्ट्रियां थी पहले। पहले क्या थी? ध्यान से समझना, पहले 100 फैक्ट्री थी, 100 किलो चीनी बनाते थे, 1000 लोग थे जिनकी डिमांड कितनी थी? 1000 किलो चीनी की। तो तब हमें क्या करना पड़ता था? हमें 900 किलो चीनी जो है वो दूसरे देश से मंगानी पड़ती थी। तब हम कितनी चीनी मंगाते थे? 900 किलो दूसरे देश से। ठीक है, 900 किलो जो है वो हम दूसरे देश से मंगाते थे। अब क्या हुआ? 150 फैक्ट्री है, हम 150 किलो चीनी बनाते हैं, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, डिमांड तो अभी 1000 किलो ही रहेगी, है ना। बस ये है कि अब दूसरे देश से हमें कितना मंगाना पड़ेगा? 850 केजी। 850 किलो हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? जो मैंने बात समझाई है, क्वेश्चन छोड़ो, जो मैंने पॉइंट समझाया वो पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? पहले ये बताओ। कि 100 फैक्ट्रियां थी, 100 किलो चीनी हम बनाते थे, 1000 लोग थे देश में जिन्हें 1000 किलो चीनी चाहिए थी, तो 900 किलो चीनी हमें दूसरे देश से मंगानी पड़ती थी। अब क्या हो गया? 150 फैक्ट्री है, 150 किलो चीनी बनाते हैं, अभी भी 1000 लोग हैं, लेकिन अब हमें 850 किलो चीनी दूसरे देश से मंगानी पड़ती है। अब यहाँ पर आंसर पे आ जाओ। कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत बढ़ गई। कहां बढ़ गई? पहले भी 1000 लोग पर 1000 किलो था, अब भी 1000 लोगों पर 1000 किलो है। पहले बस ये था हमें 900 किलो मंगानी पड़ रही थी, हम 850 मंगा रहे हैं। चीनी की खपत तो होती है, हमने खपत कहां बढ़ाई? तो क्लियरिटी नहीं है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि खपत बढ़ गई। हो सकता है बढ़ गई हो, बट क्लियर नहीं है। ठीक है, कह रहा है कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता से चीनी का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। भाई साहब, कारखाने 150 किलो बना रहे हैं, कर रहे हैं उत्पादन, तो हम ये कह नहीं सकते वो स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि अभी भी हम उतनी डिमांड पूरी कर ही ना पा रहे हो, है ना। ये हो सकता है ना कि अभी भी हम उतनी डिमांड जो है वो पूरी कर ही ना पा रहे हो, मतलब जो डिमांड होनी चाहिए वो हम पूरी ना कर पा रहे हो। क्लास रुक गई थी, सही है। तो हम डिमांड जो है वो पूरी कर ही ना पा रहे हो, है ना। हम डिमांड जो है वो क्या ना कर पा रहे हो, डिमांड हम पूरी ना कर पा रहे हो, सही है। तो जरूरी नहीं है, तो हमें तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी दूसरे देश से। तो यहाँ पर दोनों चीजें गलत है, नाइदर वन नॉट टू इज इम्प्लिसिट है। ठीक है, समझो बात को बच्चा लोग, क्यों बच्चों लोग। तो अब हमारा प्लानर जो डिले था वो कंप्लीट हो गया है। स्टेटमेंट, अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट हो गया है पूरा। पहले आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ, देन स्टेटमेंट के बाद अजम्पशन हुआ। ठीक है, आज भाई साहब हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी 2 ही क्लास है मेरी, और उनकी तो कल भी ले रहा हूँ, उनकी 3 क्लास डिले थी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी आपको मिल ही जाएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए।